हाँ भाई, बच्चे का डाउट है कि अभी फॉस्फोरस साइकिल अभी पढ़े नहीं है, लेकिन इसने डाउट पूछा है कि सर जैसे फॉस्फोरस का रन ऑफ होता है तो क्या वैसे कार्बन का भी होता है? तो पहली बात कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन से जो भी कंपाउंड बनता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद वो पर्टिकुलर आयन के फॉर्म में वहां पे नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर आयनिक फॉर्म में हो, नहीं, पूरा ऑल कंपाउंड या तो आयनिक फॉर्म में होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर आप साइज देखोगे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो इन सब का, अच्छा, जैसे फास्फोरस के बारे में देखोगे तो वो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के फॉर्म में सॉइल में है। तो ये सब जो पर्टिकुलर हैं वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। तो इनऑर्गेनिक मिनरल ऑर्गेनिक के साथ जब तक बाइंडेड थे तब तक तो वो कहीं जाने रहे थे, मगर सॉइल में आने के बाद फ्री हो गए। तो इनऑर्गेनिक मिनरल का बारिश के पानी के साथ बहना लीचिंग है और उनका रन ऑफ होता है। लेकिन ऑर्गेनिक का नॉर्मल रेनी वाटर में उसका रन ऑफ नहीं होता है। और अगर वो वहां से पूरा का पूरा सॉइल ही शिफ्ट कर जाए तो उसको आप रन ऑफ नहीं कहोगे, उसको आप सॉइल इरोजन बोलोगे। और वो सॉइल इरोजन तेज हवा से भी होगा और तेज बारिश से भी होगा। तब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जगह, याद करो मैंने लीचिंग में भी आपको बोला था कि लीचिंग इज द रिलीज ऑफ मेनली इनऑर्गेनिक कंटेंट, याद आ रहा है वो लाइन? एंड लीचिंग में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक भी जाते हैं लेकिन हम उसको कंसीडर उतना नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत दोनों जाते हैं। तो अगर आपको एक जवाब देना हो तो क्या कार्बन का रन ऑफ होता है, एक जवाब देना हो या ना में, तो आंसर देना ना ना। लेकिन अगर देना हो कि क्या थोड़ा सा भी नहीं होता है, तो बोलना हाँ थोड़ा बहुत तो होता है। क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का इस नॉर्मल रेनी वाटर में लीचिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। और इनऑर्गेनिक उसके कंपैरिजन में थोड़े सिंपलर होते हैं। या तो सिंपल एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एलिमेंट आयन के फॉर्म में होंगे, या तो कंपाउंड होंगे भी तो छोटे छोटे कंपाउंड होंगे, तो उनका लीचिंग इजिली पॉसिबल है। बोलो, बात क्लियर है? Yes. नाउ आवर टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। मैं फिर कह रहा हूं, नाइट्रोजन साइकिल तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है? तो वहां पे मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर है, उसी में ये टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे। बट साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उसके लिए आप सभी बताओ, नाइट्रोजन का रिजर्वायर कौन है? नाइट्रोजन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। और अगर ऐसा है कि नाइट्रोजन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, तो मुझे बताओ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? राजेश्वरी, गैसियस फॉर्म, किस फॉर्म में, कौन सा गैस के फॉर्म में? अमोनिया, N2 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 फॉर्म में। और ये एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस हैं उसका 78% है। ये मैं टोटल ग्लोबल नाइट्रोजन नहीं लिख रहा हूं, एटमॉस्फेयर में टोटल गैस का कंपोजिशन लिख रहा हूं। 78% के आसपास कौन है? नाइट्रोजन है। देन अब देखते हैं इसका साइकिल। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते वक्त आप 5 प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन कि प्लांट इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। लो मैं यहाँ पे सॉइल बना दे रहा हूं, ये सॉइल है और ये प्लांट ग्रो कर रहा है। जैसे प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली CO2 ले लेता था, प्लांट N2 को नहीं ले सकता है। तो फिर क्या, कैसे काम चलेगा? एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है। तो सुनना, सबसे पहले इस नाइट्रोजन को कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कौन है? बैक्टीरिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। और ये प्रोसेस कहलाता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप कहेंगे सर ये N2 अमोनिया में कैसे कन्वर्ट हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बताएंगे जब पढ़ाएंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, पूरा डिटेल में ही पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में चला गया और सॉइल में वो अमोनिया के फॉर्म में गया। ऐसा करने वाले
बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, एक नहीं बहुत सारे, नॉस्टॉक, एनाबिना, जो भी हैं उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, बहुत सारे हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब तो इससे क्या हुआ, अमोनिया कहाँ गया, नाइट्रोजन कहाँ गया, सॉइल में, किस फॉर्म में, अमोनियम। प्लांट उसको भी नहीं लेता है, प्लांट तो केवल एक ही चीज ले सकता है, वो है नाइट्रेट, NO3 माइनस। प्लांट तो नाइट्रेट को लेता है, लेकिन नाइट्रेट अभी बना कहाँ है, तो कोई बात नहीं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने, माइक्रोब्स ने एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल अमोनिया में कन्वर्ट किया। देन सॉइल में कई सारे बैक्टीरिया हैं, जिसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, कर दो नाइट्रो का नाश, नाश, मोनास कर दो नाश, अमोनिया का कर दो नाश और बना दो नाइट्रेट, NO2 माइनस, नाइट्रेट। देन नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ये भी बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन फाइनली इस नाइट्राइट को, ये सॉरी इस नाइट्रेट को, ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है, सॉरी ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है, इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा और इस नाइट्रेट को बैक्टीरिया, सॉरी प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम प्लांट, दैट इज प्लांट अपटेक करेगा। देन यहां से यहां तक ये पूरी प्रोसेस, कहां से कहां तक, अमोनिया से लेके नाइट्रेट तक बनने की पूरी प्रक्रिया, अमोनिया से पहले नाइट्राइट देन नाइट्रेट बनने की पूरी प्रक्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाइट्रिफिकेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अब नाइट्रेट प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, देन प्लांट उस नाइट्रेट में से नाइट्रोजन निकाल के कई सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे अमीनो एसिड में नाइट्रोजन गुजेड़ लेता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना लेता है, विटामिन बना लेता है, मेनी मोर। और द कन्वर्जन ऑफ दिस नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट into amino acid, protein, vitamin and many more, this is called as assimilation। इसको क्या बोलते हैं? assimilation, थर्ड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। देन इस पूरे कंपाउंड को कौन खा लेता है? कौन खा लेता है? कंपोजर, सॉरी कंज्यूमर, कंज्यूमर खा जाओ इसको। क्या क्या? अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, खा जाओ रे, खा जाओ। खा गया, ओके, खा गए, ठीक है। तुमने भी क्या किया? असिमिलेशन, यानी कि ये भी असिमिलेशन, ये भी असिमिलेशन। देन एक दिन की बात है, ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर हमारे बीच नहीं रहे, दोनों मर गए, दोनों का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद इनका डिकम्पोजिशन होगा, वो अलग बात है, लेकिन जब इसका डेथ होता है तो कई ऐसे भी बैक्टीरिया आते हैं जो इसके अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन में छुपे हुए नाइट्रोजन को, जो नाइट्रेट के फॉर्म में है या अदर नाइट्रोजन, अदर कंपाउंड के फॉर्म में, उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। और ये करते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। कौन करते हैं? बाय, अच्छा ये नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा था? बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है? पहले नाइट्रोसोमोनास, तब नाइट्रोबैक्टर। यहां हो रहा अमोनिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू द अमोनिया, सॉइल अमोनिया, बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन है? ये एग्जांपल, एक आध एग्जांपल बोल देता हूं, सुन लो ध्यान से। बैसिलस वुल्गेरिस, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस जीनस के बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। देन पता है एक कम और होता है जो कि सॉइल के लिए अनफेवरेबल वर्क है, लेकिन एटमॉस्फेयर के लिए फेवरेबल है, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन।
इस जो सॉइल में कितना मेहनत से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या बनाया था, कितना मेहनत से नाइट्रेट बनाया था, इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में। दिस इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। यानी कि मैंने अभी आपके सामने 4 टाइप के बैक्टीरिया का जिक्र कर दिया है। 4 टाइप के, 4 बैक्टीरिया का नहीं, 4 टाइप के। तो बता सकता है कौन कौन? अतीक देख के बता दो। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, गलत, पहले एक सीक्वेंस में बोलो। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, हाँ, वो भी बैक्टीरिया ही है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हाँ फिर एमोनीफाइंग बैक्टीरिया, हाँ, फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और एक चारों का एग्जांपल, चारों कैटेगरी का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वैसे तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बहुत सारे नाम बताऊंगा मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में, अभी 2-4 नाम याद रख लो, नॉस्टॉक, एनामिना, 2 तो याद रखो कम से कम, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का दोनों नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके सामने, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने ही रखने हैं। अमोनिफाइंग का 3 नाम लिया मैंने, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस कौन सा छूट गया, वुल्गेरिस, बैसिलस जीनस के सारे। देन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में 2 तो कम से कम याद रखो, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये सारे बैक्टीरिया आपको याद होने चाहिए। ये है नाइट्रोजन साइकिल। आप गौर कर पा रहे हैं, नाइट्रोजन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूसर ले नहीं रहा है नाइट्रोजन, ले तो कहां से रहा है? लिथोस्फेयर से। कहां से ले रहा है? लिथोस्फेयर, मतलब कि सॉइल से। सॉइल से, सॉइल में कहां से आया नाइट्रोजन? आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है। एक तरीका और है सॉइल में इस नाइट्रोजन के आने का, और वो तरीका है जब ये नाइट्रोजन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो HNO3 बनता है, और इसका भी एसिड रेन हो जाता है, डायरेक्ट नाइट्रेट आ जाता है, डायरेक्ट नाइट्रेट आ जाता है सॉइल में, और उसको प्लांट अपटेक करता है। दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है। अब इसको आप एक बार नोटबुक से देख लो, ये है आपके सामने पूरी तरीके से। अरे यहाँ है ना नाइट्रोजन साइकिल, ये रहा, इसको देख लो आप। ये देखो गैसेस साइकिल एक प्रकार का, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ कि अगर ये एसिड रेन के फॉर्म में आ रहा है, HNO3 के फॉर्म में, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन ही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से हुआ? ना 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 ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं हुआ, ये नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, यही काम लाइटेनिंग से भी हो सकता है, सुन लो ध्यान से, यही काम लाइटेनिंग से भी हो सकता है। जो बिजली करकता है उससे ये नाइट्रोजन और वाटर के रिएक्शन स्टिमुलेट होते हैं, तो ये काम लाइटेनिंग से भी हो सकता है, बाकी नॉर्मली भी हो सकता है, जैसे भी हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, वो नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। देन आप सारी प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट वन क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नॉस्टॉक एनोवेना मैंने नाम बोला, 2 नाम और है यहाँ पे, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, कई सारे नाम है, अब तो बहुत बहुत सारे आएंगे अभी तो, ठीक है। दूसरा नाइट्रिफिकेशन, पहले नाइट्रोसोमोनास तब नाइट्रोबैक्टर। तीसरा तीसरा असिमिलेशन, असिमिलेशन जो प्लांट भी करता है और एनिमल भी करता है। चौथा अमोनिफिकेशन, बैसिलस बुल्गारिस, बैसिलस मार्कोइड्स, बैसिलस रेमोसस, चौथा हो गया। पांचवा डीनाइट्रिफिकेशन, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये पूरा का पूरा क्या है? नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे आप ये क्या देख लोगे, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका सिस्टमेटिक वे में एक ऐसा, देखो ये मैंने बाद में क्यों बनाया, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, ABCD कर देगा, ये ब्लैंक छोड़ देगा। तब देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है वो? सॉइल अमोनिया के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। अब आप बोलोगे सर ये फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक माइक्रोब्स क्या होता है? धैर्य रखो, प्लांट फिजियोलॉजी में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आ गया सॉइल अमोनिया बन के सॉइल में, नाइट्रोसोमोनास उसको कन्वर्ट किया सॉइल नाइट्राइट में,
देन नाइट्रोबैक्टर उसको कन्वर्ट किया सॉइल नाइट्रेट में, यहां से बारिश के साथ कुछ नाइट्रेट बाहर भी जाएगा, ये सच बात है। बाकी ये इसको अपटेक करेगा कौन? प्लांट, प्लांट को खाएगा कंज्यूमर, एक दिन दोनों मर जाएंगे, कचरा बन जाएंगे और इसका अमोनिफिकेशन होकर सॉइल अमोनिया बन के मिक्स हो जाएगा सॉइल में। इसके अलावा सॉइल में नाइट्रेट एक और तरीके से आता है, चाहे वो वेट हो या ड्राई हो, दो टाइप के एसिड रेन होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा डाई एसिड रेन और वेट एसिड रेन। तो वो वेट और ड्राई फॉर्म में डिपोजिशन होता है HNO3 का, जब N2 और वाटर रिएक्ट कर जाते हैं तो HNO3 ब्रेक होता है तो उससे नाइट्रेट रिलीज होता है, तो वो जाता है वहां पे, ठीक है। ये है पूरा का पूरा, और उसके बाद ये नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन से एटमॉस्फेयर में भी जाता है। देखो अगर आपको ये ऊपर वाला पार्ट पता है, ये आप बस ये पढ़ो, इसको जस्ट एक बार रिव्यू कर लो, बस क्वेश्चन इसी से आएगा, लेकिन इससे समझ में जल्दी नहीं आता है, समझ ऊपर वाले से आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। नाउ आवर थर्ड साइकिल इज फास्फोरस साइकिल। चलिए बताइए नाइट्रोजन साइकिल में किसी को कोई डाउट है? अतीक? नो सर। राजेश्वरी? ये सर जो प्लांट प्रोडक्ट है उसको एनिमल खाएगा तभी ना एसिमिलेशन प्रोसेस। बिल्कुल, तो खाएगा ही ना वो तो। यस सर। हाँ, और कोई डाउट है? नो सर। विवेक? नो सर। चलिए नाउ आवर लास्ट साइकिल दैट इज द फास्फोरस साइकिल, जो हमारे सिलेबस में भी है। सिलेबस में क्या है? सिलेबस में तो नाइट्रोजन साइकिल भी है, इस चैप्टर में नहीं था। फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये फास्फोरस साइकिल एक प्रकार का कैसा साइकिल है राजेश्वरी? मिनरल या गैसियस? मिनरल साइकिल। मिनरल साइकिल है, मतलब कि सेडिमेंट्री साइकिल है। काहे है, क्यों है मिनरल साइकिल? क्योंकि फास्फोरस का रिजर्वायर, फास्फोरस का रिजर्वायर रॉक्स होता है, फास्फोरस का रिजर्वायर लिथोस्फीयर होता है, फास्फोरस का रिजर्वायर लिथोस्फीयर। तो मैं आपके सामने यहाँ पे चट्टान बनाने जा रहा हूँ, ये है रॉक्स। और आप जानते हैं जब रॉक्स का वेदरिंग होता है तो कई सारे मिनरल रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? क्योंकि रॉक्स के कंस्टिट्यूएंट में कई सारे मिनरल हैं, फास्फोरस हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड मेनी मोर मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बट आज मैं इस रॉक्स का वेदरिंग करा रहा हूं और मैं इस रॉक से ऊपर की तरफ केवल फास्फोरस को लेके आ रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको फास्फोरस साइकिल पढ़ा रहा हूं, ओके। अदरवाइज रिलीज सारे मिनरल हो रहे होंगे। देन ये फास्फोरस जब वेदरिंग ऑफ रॉक होता है तो ये फास्फोरस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ध्यान रहे ये फास्फोरस अकेला नहीं है, बेसिकली ये फास्फोरस फॉस्फेट आयन के फॉर्म में है। और जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप फॉस्फेट के कई सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। मैं बता दूं, जो इस सॉइल में यहाँ पर प्रोड्यूसर ग्रो कर रहे हैं, उस सॉइल में वहां पे फॉस्फेट तो कई फॉर्म में है, मगर प्लांट केवल और केवल ऑर्थो फॉर्म ऑफ फॉस्फेट को ही अपटेक करेगा। और प्लांट इस ऑर्थो फॉर्म ऑफ फॉस्फेट को अपटेक करके अपना आरएनए बनाएगा, अपना डीएनए बनाएगा। आरएनए, डीएनए, इसमें फास्फोरिक एसिड होता है, डू नो? फास्फोरिक एसिड, उसमें फास्फोरिक एसिड होता है। आरएनए बनाएगा, डीएनए बनाएगा, इसके अलावा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा, उसमें भी फास्फोरस होता है। देन अपना साइटोप्लाज्म बनाएगा, उसमें भी फॉस्फेट होता है, फास्फोरस होता है। मेनी मोर स्ट्रक्चर बनाएगा। देन इस प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खा जाएगा। आ जाओ कंज्यूमर, खा जाओ इस प्लांट को, खा जाओ, खा गया। देन जब ये प्लांट के प्रोडक्ट को इस कंज्यूमर ने खाया तो उसने इससे फास्फोरस पाया और उसने उस फास्फोरस से अपना हड्डी बनाया, अपना टूथ बनाया, अपना आरएनए बनाया, अपना डीएनए बनाया, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, अपना साइटोप्लाज्म बनाया, बहुत कुछ बनाया। एनिमल में बहुत जगह फास्फेट है, बहुत जगह फास्फेट है। देन अब ये फास्फेट फाइनली इस रॉक से, मतलब लिथोस्फीयर से, प्लांट और एनिमल दोनों के पास पहुंच चुकी है। और एक दिन की बात है, ये प्लांट और एनिमल हमारे बीच नहीं रहे, ये दोनों मर गए। उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन हो गया, और डिकम्पोजिशन के बाद आप तो जानते हो ना, इनऑर्गेनिक मिनरल
फ्री हो जाएंगे और वो इस सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे और फिर से प्लांट उसको अपटेक करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा और जिस दिन बारिश जोर की होगी तो ये मिनरल, ये फॉस्फेट यहाँ से बारिश के पानी के साथ बह बह के, बारिश के पानी के साथ केवल ये फास्फोरस ही नहीं बल्कि कैल्शियम भी बह बह के बगल वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाएंगे। बगल वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम में फास्फोरस भी जाएंगे, कैल्शियम भी जाएंगे और भी इनऑर्गेनिक मिनरल जाएंगे। और केवल बगल वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही नहीं जाएंगे, अगर बहुत तेज की बारिश हुई तो ये फास्फोरस और ये कैल्शियम पसीजते नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, नीचे ग्राउंड वाटर में भी चले जाएंगे और बगल वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी चले जाएंगे। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन तैयार बैठा है, उसको तो चाहिए था ये फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट को अपटेक करके ये फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का प्रोड्यूसर है, अपना ऑर्गेनिक कंटेंट बनाएंगे, इसको जू प्लैंक्टन खाएंगे, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाएंगे, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएंगे और कई बार इस स्मॉल फिश को फिश ईटिंग बर्ड भी खाएंगे, फिश ईटिंग बर्ड भी खाएंगे। और फिर ये बर्ड आके इस प्लांट पर बैठ जाएंगे, बैठ जाओ रे बर्ड, ये बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। बर्ड बैठ गई और बैठ के वो अपना एक्सक्रीटा गिराएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे और उसके एक्सक्रीटा को गुआनो कहते हैं। क्या कहते हैं? गुआनो, गुआनो। और उस गुआनो में फॉस्फेट अगेन सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। देखो एक और साइकिल चल रहा है, कैसे? यहां से फॉस्फेट निकला, यहां से बहते हुए यहां आया, यहां से इस फूड चेन को होते हुए यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर इसी में गया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें गया। हेलो, यह है फास्फोरस साइकिल। आपने एक बात गौर किया, फास्फोरस साइकिल में लिथोस्फेयर इन्वॉल्व हुआ, रिजर्वायर ही वही है, वही ऐड कर रहा है फास्फोरस को लगातार, लिथोस्फेयर भी ऐड इन्वॉल्व हुआ, हाइड्रोस्फेयर भी इन्वॉल्व हुआ, एटमॉस्फेयर कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि बर्ड एटमॉस्फेयर में उड़ रही थी, बर्ड उड़ रही थी, फास्फोरस नहीं उड़ रहा था। हेलो, अरे बर्ड उड़ रही थी, फास्फोरस नहीं उड़ रहा था, फास्फोरस का गैस नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे एटमॉस्फेयर में फास्फोरस है ही नहीं। मैंने एटमॉस्फेयर बोला, एनवायरमेंट नहीं बोला है। हेलो, एनवायरमेंट बोलूंगा तो लिथोस्फेयर भी आ जाएगा यार, और एनवायरमेंट बोलूंगा तो हाइड्रोस्फेयर भी आ जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में फास्फोरस है ही नहीं, क्योंकि फास्फोरस गैसेस फॉर्म में रेयरली मिलता है, क्योंकि फास्फोरस गैसेस फॉर्म में रेयरली मिलता है। और यही तो कारण है कि आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में फास्फोरस का, क्या लिख रही है सुना ध्यान से, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बीच में फास्फोरस का एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज बहुत कम होता है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बहुत कम होता है। इससे वो कहना चाहती है कि एटमॉस्फेयर में फास्फोरस गैसेस फॉर्म में बहुत कम मिलता है, इतना कम मिलता है कि ऑर्गेनिज्म उसको एक्सचेंज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से जितना कार्बन का और नाइट्रोजन का एक्सचेंज करा लेता है, इनडायरेक्टली ही कराता है, क्योंकि नाइट्रोजन को भी पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है ओवरऑल, और कार्बन को तो डायरेक्टली CO2 ले लेता है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से जितना कार्बन और नाइट्रोजन ले लेता है, ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से अपना फास्फोरस नहीं ले पाता है। और इसीलिए तो एनसीईआरटी कहती है कि एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म के बीच में मिनरल साइकिल नहीं चलता है, लेकिन गैसेस साइकिल चलता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्योंकि गैसेस साइकिल CO2 का, कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, और वो एनवायरमेंट में किसी न किसी फॉर्म में तो है,
और वो ऑर्गेनिज्म से एक्सचेंज हो रहा है किसी न किसी तरीके से। मगर जो सेडिमेंट्री साइकिल है, जो आप फास्फोरस पढ़ रहे हो, उसका गैसेस फॉर्म एटमॉस्फेयर में ना के बराबर मिलता है, और जब मिलता ही नहीं है तो एटमॉस्फेरिक इनपुट तो होगा ही नहीं ना मिनरल साइकिल में। एटमॉस्फेरिक इनपुट जब ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सचेंज कहाँ से होगा? अभी मैंने जितनी भी बात बोली है, क्या लाइन सभी को पल्ले पड़ गई? ये एनसीईआरटी की कंक्लूजन, क्या लाइन सभी को पल्ले पड़ गई? हाथ खड़ा कर दो भाई। चलिए, पल्ले पड़ गई? बहुत बढ़िया। तो अब आप देख लीजिए फास्फोरस साइकिल। आपके नोट्स में आपके सामने ये रही फास्फोरस साइकिल। तो देख लो इसको एक बार। ये है फास्फोरस साइकिल, नॉट रन इन एटमॉस्फेयर बिकॉज़ फास्फोरस नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक गैसेस फॉर्म। सबसे पहला बात ही मैंने ये लिखा है, ठीक है? देन बाकी आप देख लीजिए कि फास्फोरस का रिजर्वायर कौन है? आप भी जानते हैं कि नेचुरल रिजर्वायर इसका कौन है? चट्टान है, वहाँ पे फास्फोरस फॉस फॉस्फेट के फॉर्म में है, वेदरिंग ऑफ रॉक से निकल रहा है। लगातार साइकिल में इनपुट करा रहा है वही, और उसमें जो ऑर्थोफॉस्फेट होता है, प्लांट उसको अपटेक कर लेता है, प्लांट उससे अपना बहुत सारा चीज़ बनाता है, एटीपी वगैरह, डीएनए, आरएनए सब बनाता है। देन उसको ऑर्गेनिज्म खाता है, कंज्यूमर, वो भी अपना सब कुछ बनाता है। देन एक दिन की बात है कि दोनों हमारे बीच नहीं रह पाते हैं, तो दोनों का डिकम्पोज़िशन हो जाता है, फिर से सॉइल में मिक्स हो जाता है। इसी दौरान जोड़ की बारिश होने पे रन ऑफ लीचिंग भी होता है, और इससे कई बार तो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और ग्राउंड वाटर के ज़रिए ही वो पहुँचते-पहुँचते सी में पहुँच जाते हैं, और सी में भी वेदरिंग ऑफ रॉक हो रहा है। वहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक से भी फास्फोरस आ रहा है, और लीचिंग से भी मिक्स हो रहा है उसमें। देन उसको फाइटोप्लैंक्टन, देन उसको ज़ूप्लैंक्टन, उसको फिश, फिश को खा लेता है कौन? बर्ड, और बर्ड जाके बैठता है ट्री पे, और उस नीचे एक्सक्रीटा कर देता है, और एक्सक्रीटा फिर फाइनली प्लांट ही ऑब्टेन कर लेता है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये अपना एक्सक्रीटा डायरेक्टली प्लांट के सेल में घुसा देता है। ना, 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 ना। ये अपना एक्सक्रीटा नीचे गिराता है, सॉइल में मिक्स होता है, उसको प्लांट ले लेता है। कोई बच्चा इस एरो को देख के डाउट ना पूछ ले, ठीक है? कहने का मतलब ये कि इसका फास्फोरस जो इसके एक्सक्रीटा में गुआनो है, गुआनो में मतलब फास्फोरस है, वो फाइनली प्लांट के पास ही जाएगा। तो ये था आपका फास्फोरस साइकिल। मिनरल साइकिल में एक ही साइकिल आपके सिलेबस में है। देन उससे रिलेटेड जो भी टर्म है, यहाँ पे आपके सामने लिख दिया गया है, और ये पर्टिकुलर चार्ट आप देख लेना। देन एट लास्ट डिफरेंस बिटवीन गैसेस साइकिल एंड मिनरल साइकिल आपके सामने है। यही बात मैंने अभी आपको चीख-चिल्ला के बोला है, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ गैस हायर देन मिनरल। गैस का एटमॉस्फेयर में आना ज़्यादा होता है। साइकिल में, साइकिल एटमॉस्फेरिक इनपुट मतलब क्या? साइक्लिक चेंजेस में। मिनरल बहुत कम आता है, अभी मैंने आपको बता भी दिया, और यही कारण है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होता है, मिनरल एक्सचेंज कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मिनरल ना के बराबर है, ठीक है? क्योंकि मिनरल गैसेस फॉर्म में नहीं मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल, और यहीं पे जाके आपका इकोसिस्टम कंप्लीटली समाप्त होता है। मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने आपको इकोसिस्टम में क्या पढ़ाया है। मैंने कहा था कि इकोसिस्टम में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और एक इकोसिस्टम का फंक्शन पढ़ते हैं। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में हम बायोटिक कंपोनेंट पढ़ते हैं, और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में हम एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के नाम पर आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर के नाम पे आप मैक्रो और माइक्रोफाइट्स पढ़ते हैं, और कंज्यूमर के नाम पे आप मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर पढ़ते हैं। मैक्रो कंज्यूमर के नाम पे आप एनिमल्स को पढ़ते हैं, और माइक्रो कंज्यूमर के नाम पे आप डिकम्पोज़र को पढ़ते हैं, और आप ये सारे कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। देन एबायोटिक फैक्टर के नाम पे आपके सिलेबस में सॉइल, वाटर, लाइट और टेम्परेचर है, जो आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट वाले। ये था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। देन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम 4 होता है, जो आपकी सिलेबस में है भी है। एक है प्रोडक्टिविटी, जो आप पढ़ चुके हैं। दूसरा है एनर्जी फ्लो, जो आप पढ़ चुके हैं। तीसरा है डिकम्पोजिशन, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं सॉइल के साथ, जब एबायोटिक फैक्टर आप पढ़ रहे थे पहले वाले चैप्टर में। देन आज आप बायोजियोकेमिकल साइकिल भी पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम, ठीक है? चलिए, अगर यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। विवेक, एनी डाउट? नो सर। अतीक, No, sir. राजेश्वरी, नो सर। अब आप इकोसिस्टम के ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ लीजिएगा, जो भी बचा है पूरा, जो भी बचा है पूरा पढ़ लीजिएगा। देन मॉड्यूल का इकोसिस्टम वाला टॉपिक का क्वेश्चन अभी मैं वैसे मॉड्यूल में होमवर्क भेज देता हूँ।
एक एक क्वेश्चन लगा लेना है। और कल मैं इकोसिस्टम वाले क्लास में इकोसिस्टम का मॉड्यूल डिस्कशन करूंगा, और ये डाउट गिवन टाइम पीरियड के पहले पहुंच जाना चाहिए, तभी डिस्कशन करेंगे। देन एनाटॉमी को अब कल ही आगे बढ़ाते हैं, कल एनाटॉमी को ज़्यादा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, कल आप मॉड्यूल बना पाओ, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय-बाय।